ओके, आज से पहले हमने अपने शरीर में होने वाले डिफरेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें खाने की जरूरत क्यों है, फिर हम खाना खाते हैं तो उसका होता क्या है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका क्या रोल है, जो सांसें आती जाती हैं इनका क्या रोल है, और जो हमारे रगों में खून बहता है यानी कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका क्या रोल है, क्यों है ये। उसके बाद जो जीवों का कैरेक्टर है या सजीवों का आपने जो देखा है कि ये जो लक्षण है ये होंगे तो वो सजीव है। उसमें एक लक्षण था रिप्रोडक्शन। अब इसकी क्या जरूरत है, मतलब भाई देखो, हम खाना खाए बिना रह सकते हैं? नहीं जिंदा रह सकते ना, मतलब कुछ दिन रह सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। सांस लिए बिना बहुत देर नहीं रह सकते, है ना। और हमारे अगर धड़कने रुक जाए, हमारा ब्रेन काम करना बंद कर जाए, हमारे हार्मोन फेल हो जाए, तो ये सारी चीजें बिल्कुल जरूरी है। लेकिन रिप्रोडक्शन यानी कि बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम जी नहीं सकते, मतलब ये तो थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गया। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि सजीवों का लक्षण ये भी है, जिसका मतलब है कि ये भी बाकियों की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हमने जान लिया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी प्रजाति यहाँ से खत्म हो जाए, धरती से खत्म हो जाए। तो भैया उससे क्या हो जाएगा अगर कोई प्रजाति अगर खत्म ही हो जाती है? वो होगा ये क्योंकि हमारा चारों तरफ बना हुआ है एक इकोसिस्टम, और अगर उसमें से कोई भी एक कड़ी टूट जाती है या खत्म हो जाती है तो ये हमारा पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, है ना। जैसे कि जो भी कार्निवर्स है, जो मांसाहारी हैं, अगर ये लगता है यार ये तो खून खच्चर करते दूसरे एनिमल को खाते हैं, ये कितनी बुरी बात है ना। अगर भगवान ने ऐसे नहीं बनाया होता और ऐसे ही एनिमल होते जो घास पेड़ पौधे ये सब खाते तो कितना अच्छा होता। तो इनको हटा देना चाहिए। आप इनको हटा के तो देखिए, जितने हर्बीवर्स है ना, जितने शाकाहारी है ना, वो पूरी पृथ्वी चढ़ डालेंगे और हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा और खुद भी मर जाएंगे वो। तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। हर एक एनिमल जो एग्जिस्ट कर रहा है वो एक लंबी लड़ाई लड़के आया है, यानी कि फिटेस्ट जो है वही सरवाइव करता है। यही हम आगे जानेंगे आज जैव विकास में, ठीक है। यानी कि आपको तो पता ही है कि हम ऐसे ही नहीं एक दिन एक कोई इंसान पैदा हो गया। मतलब धार्मिक कहानियों में भी आपने देखा होगा कि हाँ एडम और ईव है या मनु और उनके, तो इस तरह से हर धार्मिक उसमें दिया तो है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसको कहीं ना कहीं आप और पीछे जाइए और डीप में जाइए तो उसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि सबसे पहले लाइफ कहाँ आई, पानी में आई, और वो भी एक कोशिकी आई। फिर उससे डेवलपमेंट हुआ, फिर बहु कोशिकी, फिर उसके बाद जटिल ऊतक बने, फिर ऊतक से फिर वो सारे स्पेशल अंग बनना शुरू हो गए, और अंग बनने से जटिल बनते बनते ह्यूमन जो सबसे जटिलतम है, ठीक है। तो सबसे जटिलतम, इससे ऊपर कोई एनिमल नहीं है। ह्यूमन भी एक एनिमल है ना। दो ही वैरायटी होती है भाई साहब, या तो प्लांट या तो एनिमल। तो जितने भी से हैं जिनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट है और वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, और ये सारे कैरेक्टर्स हैं उनमें, वो प्लांट की कैटेगरी में है, और बाकी सब एनिमल की कैटेगरी में है जो दूसरे उन पे डिपेंड है भोजन के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ जैव विकास के बारे में देख रहे हैं। तो जैव विकास क्या चीज है? जैव विकास जो है वो कैसे जीवों का विकास हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि हमें पता है कि हम एक जो एनिमल है, कोई भी एनिमल है जो कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं, चिड़िया देखते हैं या क्रोकोडाइल देखते हैं या कुछ भी देख लीजिए, रेप्टाइल देखते हैं, सांप देखते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल। लेकिन ये एक बार ही नहीं आएगी एक सांप पैदा हो गया, जैसे वो क्वेश्चन पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया, मतलब या ये ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब एक सांप बना दिया, एक सांप अचानक से अवतरित हो गया, एक मुर्गी अचानक से अवतरित हो गई, एक गाय अचानक से आ गई, एक भैंस, और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। ऐसा नहीं है, ये आप भी जानते हो, है ना, कि जो भी चीज होती है, जैसे हम कोई घर बना रहे हैं, है ना, तो हम घर बना रहे तो सबसे पहले एक ईंट रखते हैं, फिर 2 ईंट रखते हैं, फिर जोड़ जोड़ के एक दीवार बनती है, फिर 4 दीवारें, फिर छत, फिर दूसरा कमरा, इस तरह से पूरा मकान बनता है, यानी कि 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। वैसे ही जो जीवों का विकास हुआ है वो भी 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हुआ है। तो इसे हम भी पढ़ेंगे 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कि वो कैसे हुआ है। तो जो अनुवांशिकता है उसी चैप्टर में जैव विकास इसलिए इंक्लूड किया गया है कि अनुवांशिकता पहले आप ये जानो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे चीजें कैरी होती है, कैसे चीजें जाती है, ठीक है। कैसे मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आपने पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा कि कैसे जो जीव हैं वो अपनी तरीके की प्रजाति को तैयार करते हैं, ठीक है। क्यों तैयार करते हैं आपने ये जाना, कैसे तैयार करते हैं, उनके क्या क्या मेथड है, क्यों ये मेथड बनाए गए, क्यों एसेक्सुअल मेथड बनाया गया, क्यों सेक्सुअल मेथड बनाया गया, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि जटिल जो एनिमल्स हैं उनमें होता है, क्यों होता है, उससे क्या फायदा होता है, क्योंकि जब 2 पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में तो 2 लोगों के कैरेक्टर्स आते हैं, तो वेरिएशन होने की संभावना होती है। आपके परिवार में, आपके ही घर में अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, मतलब फैमिली में 2, 4, 3, 4 जितने भी बच्चे हैं,
सब एक ही मदर फादर के हैं, लेकिन फिर भी सब सिमिलर भी है, सब डिफरेंट भी है, यानी कि थोड़ी थोड़ी वेरिएशन की संभावना होती है। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग भी हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऐसा हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो डीएनए होता है इसमें कभी कभी म्यूटेशन हो जाता है। जैसे कि आप अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था, कोरोना में क्या हुआ कि एक तरह का वेरिएंट आया, ठीक है। फिर वो उसका जो है सब क्या क्या है उसके फीचर ये स्टडी किया गया, और स्टडी करने के बाद ये मतलब पता चल गया कि हाँ ठीक है, ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे जाके क्लॉट कर देता है, पूरा कंजेशन कर देता है लंग्स में, और फिर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अगर हम इस तरह के स्टेप फॉलो करेंगे तो हम सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो कोरोना का पहला वो आया था, पीरियड आया था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमने उसके बारे में स्टडी कर ली, हमने उसका सोल्यूशन निकाले। लेकिन क्या हुआ, वो कोरोना बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता था, लेकिन हमने उसका पैटर्न समझ लिया, ठीक है, काम करने का पैटर्न समझ लिया, उस हिसाब से हमने उसको बीट कर लिया। लेकिन क्या हुआ, उसी कोरोना में एक जो था स्पीसीज, वो म्यूटेंट कर लिया, यानी कि उसमें उत्परिवर्तन हो गया, उसके कोई डीएनए में या कुछ जीन में परिवर्तन हो गया, और वो दूसरे तरीके का हो गया, और वो मल्टीप्लाई करता चला गया, ठीक है। और जब वो मल्टीप्लाई करता चला गया, देखो जो उत्परिवर्तन होता है, जो म्यूटेशन होता है, जो अचानक परिवर्तन हो जाता है डीएनए में कुछ भी, भाई देखो कोडिंग आप करते हो, कहीं भी कोई कोड गलत हो सकता है या आगे पीछे हो सकता है, बस एक दो कोड आगे पीछे हुआ कि पूरा उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। ऐसे ही डीएनए में पूरी कोडिंग होती है, ठीक है। मैंने आपको उसके पहले वाले चैप्टर में बताया था, डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, ये सब क्या है, ये एक ही लगभग एक ही जैसी चीजें हैं, हल्का हल्का सा डिफरेंस है। जैसे कि क्रोमोसोम्स हैं, ये सारे एक धागेनुमा संरचना होती है, जब सेल डिवीजन होता है तो एक साथ सारी अरेंज होती हैं। और डीएनए क्या होता है, एक लंबा लंबा सूत्र होता है, हेलिक्स संरचना होती है ना। और जीन क्या होता है, उसी पे कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के लिए जीन की उसी कोडिंग जो होती है वो जीन होती है। तो ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ी थी। तो ये जो जीन्स है, हाँ ये जो जीन्स है ये क्या है, असल में प्रोटीन की कोडिंग है। कोडिंग क्या चीज होती है, उसका कीवर्ड होता है कि कोई भी फीचर कैसा दिखेगा, हमारी आईज का कलर कैसा दिखेगा, हमारे हेयर का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, हर चीज के लिए कोडिंग की जाती है। और उसको वो कोडिंग क्या होती है, जीन्स, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है। अब यही कोडिंग करते वक्त अगर कोई गलती हो गई, गलती से कोई आगे पीछे हो गया, तो वो चेंज हो जाता है ना। और जब वो चेंज हो जाता है तो वो म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, ठीक है। और ये म्यूटेशन जब आगे जाता है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव म्यूटेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव इन द सेंस, ऐसा भी हो सकता है जो सर्वाइवल हो, ऐसा भी हो सकता है जो सर्वाइवल नहीं हो। कभी कभी आप देखते हो कोई एनिमल ऐसा है, गाय वाय आती है, उनके पीठ पे हाँ पैर निकल आया है या कुछ अनयूजुअल सा, कैसे हो जाता है, ये म्यूटेशन होता है। लेकिन वो सर्वाइविंग नहीं होता, वो नेगेटिव टाइप का होता है, तो वो कुछ दिन रह के हाँ खत्म हो जाता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनमें कुछ अजीब से फीचर आ जाते हैं, है ना। कैसे आ जाते हैं, ये जीन में चेंजेस हो जाता है, क्योंकि जीन ही सब डिसाइड करता है। जब जीन में हल्का फुल्का चेंजेस होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। किसी किसी में पॉजिटिव क्या होता है कि कुछ ऐसी जीन की कोडिंग ऐसी हो गई कि वो उसकी आंखें ब्लू हैं, या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल है, या टॉल है, या कुछ ऐसा फीचर, या बहुत अच्छा उसका जो लर्निंग पावर है बहुत अच्छा है, उसका ब्रेन बहुत अच्छा, उसकी कैपेसिटी है। तो ये क्या है कि ये सब चीजें अगर चेंज हो जाती हैं, जैसे उसके फादर मदर क्या है, देहाती है, गंवार, लेकिन आप देखते हो कभी कभी छोटे छोटे बच्चे एकदम मतलब बहुत ज्यादा, आप कहते हैं ना ये सब गॉड गिफ्टेड है। मतलब गॉड गिफ्टेड क्या है, ये तो एक हम कहने को कह देते हैं, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम उसको प्रूव करना चाहें तो वो गॉड गिफ्टेड क्या है, यही है। उसकी कोडिंग में हल्का सा चेंज हो गया और वो 7 साल का 9 साल का बच्चा और पूरा आइंस्टाइन है। आप देखते हो जनरल रहता है समाज में, आप बहुत ज्यादा देखते हो, कौटिल्य आता है टीवी में, छोटा सा बच्चा है पर वो बहुत नॉलेजेबल है ना। तो ऐसे लोग कहाँ से आते हैं कि 6 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, उसने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया है या हाई स्कूल क्रॉस कर लिया है, कैसे इतना पॉसिबल है? नॉर्मली तो नहीं पॉसिबल है, कुछ एक्स्ट्रा उसके साथ हुआ है। एक्स्ट्रा क्या होगा, यही उसके जीन में कुछ परिवर्तन हो गया है, कुछ म्यूटेशन हो गया है, जिसकी वजह से जीन की कोडिंग चेंज हो गई है और वो पॉजिटिव है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहा है, वो बहुत ही ब्रिलियंट है ना। और अगर उसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव में देखो कुछ डिजीज ऐसी आ जाती है ना, कुछ ऐसा चेंज आ जाता है कि उसका चेहरा ही कुछ विकृत जैसा है, उसके हाथ पैर कुछ अजीब से है ना। तो ये सब नेगेटिव है, ये सर्वाइव नहीं कर पाते, तो ये खत्म हो जाते हैं। पॉजिटिव है तो सर्वाइव कर जाएगा वो, और अच्छा पीढ़ी दर पीढ़ी और अच्छे उसकी जनरेशन भी हो सकती है अगर वो आगे चला गया तो ये सारी चीजें क्या है, ये जैव विकास के कारक है। ये सारी चीजें जो होती हैं, सडन चेंजेस होते हैं और बहुत सारे एनवायरमेंट जो होता है वो कॉज करता है चेंजेस। जैसे कि कोई गांव के परिवेश में रह रहा है और कोई शहर के परिवेश में, बहुत साधारण सी बात है, जो गांव का बच्चा है वो गांव के परिवेश में रहता है, वहाँ लाइट नहीं है प्रॉपर, वहाँ बहुत सुविधाएं नहीं है, सब कुछ, पर उसकी बॉडी उस हिसाब से डेवलप हो जाती है, ठीक है, उसको उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शहर का बच्चा थोड़ा टेम्परेचर चेंज हुआ बीमार हो जाएगा,
ठीक है, थोड़ा सा ठंडी का मौसम आया, बहुत सारे आपने कपड़े पहना लिए हैं, आप जो है उसको मोजे पहनाने भूल गए, तो उसको कहेंगे कि अरे इसके तो मोजे नहीं थे इसलिए पैर से ठंडी लग गई। मतलब पूरा कवर है, पैर में मोजे नहीं पहना है, या कान में आप लगाना भूल गए, या सड़क पे खुल गया तो कान से हवा आ गई, अब बीमार, 1 महीने के लिए बीमार। और गाँव का बच्चा वो जो है बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंडी पड़ती है, उसको स्वेटर नसीब नहीं आता, ठीक है, वो नंगे पाँव ही घूम रहा है, खेल रहा है, ऐसी ठंडी में ऐसी गर्मी, उसे कुछ नहीं होता, पूरी ठंडी से कुछ नहीं होगा। हाँ होगा जुकाम, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा कि हाँ उसे नेबुलाइज कराना है, उसकी बहुत दवाएं चल रही हैं, उसकी सांस नहीं आ रही है, इतना एक्सट्रीम तो मैंने नहीं देखा, ठीक है भाई, कुछ केसेस हो सकते हैं, नॉर्मल जितना रेशियो शहर में ज्यादा है उतना गांव में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस परिवेश में रह रहे हैं, उनकी बॉडी ने फाइट की है, उसके लिए सर्वाइवल के लिए फाइट की है, उस कंडीशन में सर्वाइवल के लिए फाइट की है, और फाइट करने के बाद वो इस चीज को ओवरकम कर गए हैं, वो इस स्थिति को जीत लिया है उन्होंने, उनकी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया है। अब वो उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत कम मतलब स्ट्रांग हो गया है, उनका बॉडी बहुत स्ट्रांग हो गया है, उनका ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो गया। आपको लग रहा होगा ना इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाए तो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी आप जो है बीमारी से इतना नहीं परेशान होता जितना आपको दिमाग परेशान करके रखता है, ठीक है। आपकी सपोज कोई रिपोर्ट गलत आ गई, लेकिन रिपोर्ट में आ गया कि आपको फला बीमारी है, बहुत फैटल बीमारी है, बहुत ज्यादा, तो बीमारी नहीं है, लेकिन अब जब तक वो सही रिपोर्ट नहीं आएगी, मतलब मान लीजिए आपने सोचा कि सेकंड ओपिनियन लेते हैं डॉक्टर, ये मुझे हो नहीं सकता, पता है आपको ये मुझे हो नहीं सकता, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, उसके और भी सिम्टम्स दिखते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ, तो सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। लेकिन जब तक वो सेकंड ओपिनियन की रिपोर्ट हाथ में नहीं आ जाती, आपको पता नहीं चल जाता ऑथेंटिकली, आप चैन से सो नहीं सकते, आप दिमाग से आप परेशान हो जाओगे, बॉडी से नहीं, दिमाग से। तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग पर डिपेंड करती है, हमारी सोच कैसी है, उससे हमारा बहुत सारा थॉट प्रोसेस से हमारी बॉडी रेगुलेट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे जैव विकास में कि कैसे एक सेल से, यानी कि एक कोशिकी जीव से मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय जीव बने, उसके बाद जटिल से जटिलतम बनते चले गए, ठीक है। और मानव का विकास कैसे हुआ, तो देखो जैव विकास में बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि लेमार्क की थ्योरी है, ठीक है, लेमार्क एक साइंटिस्ट है, उनकी थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है, थ्योरी बहुत सारी है, लेकिन आपको ये थ्योरी नहीं पढ़नी है क्योंकि आपके चैप्टर में नहीं, फिर भी हम अगर जैव विकास पढ़ेंगे तो इनका थोड़ा बहुत जिक्र करके चीजें कंफर्म करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विकास मैंने जैसे आपको बताया कि विकास क्या है, विकास है कि ये विकास नहीं है कि कहीं भी आपको बढ़िया लेन बनानी है, 4 लेन बनानी है तो अगल बगल वाले घरों पे, ठीक है, वो विकास की बात यहाँ नहीं हो रही है। विकास का मतलब ये होता है कि जो आपके पास अवेलेबल है, सरल, उससे जटिल, उससे बढ़िया होता जाता है, वो विकास है, ठीक है। ये नहीं कि आप एक बिगाड़ रहे हो दूसरा बना रहे हो और वो विकास है, आप खुद उसको एनालाइज कर सकते हैं। विकास का मतलब ये होता है कि सरल चीजों से सुंदर, जटिल और अच्छी चीजें बनाना, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर एक कोशिकी है तो उससे आप बहुकोशिकी बना रहे हो, और उससे आप फिर बहुकोशिकी है तो बहुकोशिकाओं को यूज करके आप एक ऊतक बना रहे हो। पहले ऊतक सरल अवस्था में है, फिर वो बढ़िया बनते कॉम्प्लेक्स होते वो एक अच्छे, जैसे कि आंख का एग्जांपल ले लीजिए, तो शुरू से ही जब आप देखिए निचले लेवल पे जो एनिमल्स हैं उनमें आंखें इतनी बढ़िया नहीं है, मतलब एक डॉट जैसा ही है, एक बिंदु जैसा ही है, जो कि लाइट को ही सेंसिटिव है, लाइट के लिए। धीरे धीरे होते हमारी आंखों तक जब आप आएंगे तो वो क्या है, मैक्सिमम जो उसका है, जो सबसे ज्यादा अडॉप्टिव है, लाइट के लिए है, कलर्स के लिए है ना, हर चीज के लिए, और सेफ्टी के हिसाब से उसमें आईलिड्स वगैरह सब है, हर तरह से पूर्ण है। दैट इज कॉल्ड विकास, ठीक है। इसको विकास कहते हैं कि आपका जो सरल है उससे जटिलतम, सुंदर और बढ़िया से बढ़िया होता चला जाता है, उसको विकास कहते हैं। जैसे कि क्या है कि लोअर एनिमल्स जो होते हैं, हाँ, जैसे एक कोशिकी है, उसमें अभी आपने रिप्रोडक्शन में ही देखा था, एक कोशिकी है, अमीबा है, इनके पास केंद्रक है, इनको डिवीजन करना है, इनको रिप्रोडक्शन करना है, अपनी प्रजाति बढ़ानी है, तो इन्होंने क्या किया, अपना ये जो है न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया, ठीक है, आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, एक कोशिका ये बन गई 2 कोशिका, हो गया इनका रिप्रोडक्शन, हो गई इनकी जनरेशन, आगे बढ़ने लगी। ऐसा सब में नहीं होता। अच्छा, इसके आगे अब आप जब जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत अच्छा प्लांट्स में देखिए बहुत अच्छी तरीके से होता है भाई,
मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, वहां से परागण आ रहे हैं और जा रहे हैं वर्तिकाग्र पर और फिर वहां ओव्यूल में फर्टिलाइज कर रहे हैं, फिर एक फल बन रहा है, फिर एक बीज बन रहा है, वो बीज जब आप बोएंगे तो एक नया पौधा बनने की संभावना, इस तरह से। अच्छा, अब एनिमल में क्या है, एनिमल्स में एक फीमेल पार्टनर है, एक मेल पार्टनर है, ठीक है, मेल और फीमेल पार्टनर अलग अलग क्वालिटीज के साथ है, ठीक है। अब उनमें जो है सेल डिवीजन होने से पहले उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो गोनैड्स जो होते हैं, उनकी सेक्स सेल्स जो होती हैं, उनमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कि भैया ये लो पोटली बनाई और चलो अब इन दोनों का मिलन करा देते हैं, तो कुछ कैरेक्टर इनके, कुछ कैरेक्टर, एक नया ही जीव सामने आएगा, ठीक। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कोई भी चीज है ना, जैसे इसके पहले हमने क्या एग्जांपल लिया था, आइस का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मतलब हर चीज आप देखो निचले पायदान पे सरल रूप में है, उससे ऊपर थोड़ा जटिल, उससे ऊपर जटिल जटिल और सुंदर, मतलब बेहतर होती चली जा रही है, ठीक है, ताकि उसका रिजल्ट और बढ़िया आए। तो ये चीज होती है विकास, ठीक है। विकास में यही होता है, जैसे आप देख रहे हो कि जो हमारे एनिमल्स हैं जो पानी में रह रहे हैं, जैसा कि हम मानते हैं कि शुरुआत में जो है एनिमल्स जो है पानी में आए, है ना, तो पानी वाले एनिमल क्या है, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो सिर्फ पानी में ही सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्या है, पानी और जमीन दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ जमीन पे हैं और वो बहुत, अब पानी और जमीन जैसे मिडल, बस वो ऐसे रेंग रहा है, सांप पे रेंग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मजा नहीं ले सकते दुनिया का, बस ये है कि पानी से थोड़ा दूर तक। अब इसके बाद क्या है कि जो एनिमल आए हैं, मतलब जो ये है सरीसृप वगैरह है, यानी सांप वाप है, इसके बाद क्या है, एबीज आते हैं, पंछी आकाश तक को कवर करते हैं, हवा में उड़ते हैं, है ना। उसके बाद क्या आ रहे हैं, उसके बाद जो आ रहे मैमल्स आ रहे हैं, उनमें क्या क्वालिटीज है कि वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि अब देखो हम लोग पानी के नीचे भी जा सकते हैं, और मतलब हमें तो सबसे लास्ट में रखो, और भी मैमल्स जो हैं वो पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं, वो जमीन पे भी, बंदर है पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, कैट है वो पेड़ पे भी जा सकती है, ऊंचाई पे भी जा सकती है, जमीन पे भी जा सकती है, हर जगह बहुत जगह जा सकती है, क्वालिटी बढ़ती चली गई, आप देख रहे हो, तो क्वालिटी बढ़ती चली गई, दिस इज कॉल्ड विकास, ठीक। अब इसके बाद क्या, उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण। उपार्जित क्या होता है, एक तो होता है आनुवांशिक लक्षण, जिसकी हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारे पेरेंट होते हैं, मतलब जो भी किसी भी प्रोजेनी के पेरेंट होते हैं, उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो ही आगे ट्रांसफर होते हैं, तो वो जो जीन्स होते हैं, वो जो कोडिंग लेके आते हैं, वो जो लक्षण लेके आते हैं और दिखाई देते हैं, वो तो हो जाते हैं आनुवांशिक लक्षण, यानी कि वो पीछे से आए हैं, हमारे जो पीछे से मदर या फादर से आए हैं या उनके, तो आनुवांशिक लक्षण हो गए। लेकिन उपार्जित क्या है, उपार्जित एक नई चीज है। उपार्जित लक्षण वो होते हैं, उपार्जित यानी कि जिससे हमने अर्जित किया है, ठीक है, जो हमने सीखा है। जैसे मैंने इसके पहले आपको एग्जांपल में बताया था कि जो गांव का लड़का होता है और जो शहर का लड़का यानी कि बच्चा, या कोई भी लड़का लड़की कोई भी, वो जो गाँव के बच्चे होते हैं वहां पर सुविधाएं कम है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और उन्हें वो कम सुविधा में भी सर्वाइव कर जाते हैं। वही जो है शहर का बच्चा है, उसको इतनी सुविधाएं रहती, थोड़ी सी 19-20 होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, यानी कि परेशान हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, परेशान तो हो जाता है, उन चीजों से परेशान हो जाता है जिन चीजों का गांव के बच्चे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अंतर है ना, बिल्कुल साफ अंतर है। अब जैसे मान लो कि जो गांव का बच्चा है, वो मेरी खुद की देखी हुई बात है क्योंकि मैं गांव में ही पढ़ाती हूँ, जो गांव के बच्चे होते हैं वो गर्मी में नंगे पांव घूमते रहते हैं, घर तक चले जाते हैं पक्की सड़कों। मुझे देख के ताज्जुब होता है कि मतलब कैसे ये इस डामर की सड़क इतनी गर्म होगी इस वक्त, कैसे ये पैदल जाएगा, मैं तो नहीं चल सकती। तो अंतर है ना उसमें और मुझ में, क्योंकि मैं कभी ऐसे, मैंने अभी कभी ऐसा किया नहीं, मेरी लाइफ में कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं। अब मैं चलूंगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, ये भी बात है, मुझे हो जाएगी दिक्कत, लेकिन उसे नहीं होगी दिक्कत क्योंकि वो अडॉप्ट हो चुका है। तो उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, जो आप जो एनवायरमेंट के हिसाब से जो बॉडी अपने अंदर चेंजेस लाती है, जो लक्षण अपने आप को सर्वाइव करने के लिए देती है, वो होते हैं उपार्जित लक्षण। अच्छा, अब हम इसको अपनी बुकिश नॉलेज में देख सकते हैं, जो साइंटिस्ट ने बताया है, ये लैमार्क जो है, इनका दिया हुआ है उपार्जित लक्षण। तो इन्होंने ये कहा कि पहले क्या होते थे, सांप के पैर होते थे, ठीक है भाई, सांप के पैर होते थे, वो झाड़ी वाड़ी में फंसते थे और वो नहीं चल पाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्योंकि पैरों से वो परेशान था, धीरे धीरे उसके पैर खत्म हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी सांप ऐसे ही हो गया जैसे आप देखते हो, ठीक है। ऐसे जिराफ का इन्होंने एग्जांपल दिया कि जिराफ पहले हिरण जैसे होते थे, उनकी गर्दन छोटी होती थी, पहले वो जितनी अवेलेबल पत्तियां थी उन्होंने खाया, फिर पत्तियां ऊपर होती थी, वो अपने गर्दन को खींचते चले गए और उनकी गर्दन लंबी हो गई, और बाद में उनकी जो पीढ़ियां आई वो लंबी गर्दन वाली ही आई। लेकिन अब आप देखो इसका क्या किया गया, बाद में विरोध किया गया। ये कितनी स्टूपिड सी बात है। अब देखो यहाँ पर भारत में जितनी भी महिलाएं हैं, खासतौर से मतलब अब तो सभी मैक्सिमम हिंदू मुस्लिम जो भी कम्युनिटी के होते हैं, उनको शौक तो होता ही है अपने कानों में कुछ पहनने का। महिलाओं में तो कानों में तो छेद करा ही लेते हैं। तो अब हर पीढ़ी में कान में छेद कराती है लड़कियां, लेकिन उसके अगली पीढ़ी में क्या कोई लड़की ऐसी पैदा हुई जिसके कान में छेद आज तक आपने कभी देखा है? नहीं।
इसका मतलब ये है कि ये नॉनसेंस बात है कि अगर आप जो है एक पीढ़ी में किसी में कोई लक्षण आ गया अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो अगली पीढ़ी में भी वो अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके विरोध में एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने चूहों की पूंछ काट दी, कई पीढ़ियों तक काट दी। तो अब जब कई पीढ़ियों तक चूहे उस पूंछ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ह्यूगो डेविस ने ऐसा किया था, तो आगे की पीढ़ी में तो चूहे की पूंछ होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर वो जब नए चूहे आते थे उनकी पूंछ आती थी, क्योंकि वो जीन में उनके है ना कोडिंग, वो तो आप बाहर से काट रहे हो ना। तो ये चीज सही नहीं है, ठीक है। हालांकि उपार्जित लक्षण जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए। अगर आप एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अच्छा, इसके बाद है जातीय उद्भव। जातीय उद्भव क्या होता है? नई नई जातियों का उद्भव होना है। यही जैसे कि कुछ म्यूटेशन हो गया या कुछ जो एनवायरनमेंट है उनकी वजह से कोई परिवर्तन आ गया, उससे सडनली चेंज हो गया। और जाति का उद्भव, जाति का उद्भव से मतलब ये नहीं होता कि एक भाई यहाँ रहने लगा, एक भाई विदेश में रहने लगा, एक उसकी जाति, नहीं। जाति मतलब ऐसी जाति कि आप देखो जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, जो भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के, अपनी ही जाति के एनिमल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं, दूसरे के साथ नहीं बनाते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल अननेचुरल है, कुछ हम क्रॉस ब्रीडिंग करा देते हैं, लेकिन नेचुरली क्या होता है? नेचुरली यही होता है कि वो अपनी ही जाति में। तो जाति का उद्भव होने का मतलब ये हुआ कि अब नई जाति उसी को माना जाएगा जो अपनी ही उसी में ब्रीडिंग कर सके, दूसरे में जाके नहीं, फिर वापस से उसमें जाके नहीं। इतना चेंज हो जाना चाहिए। इतना चेंज जब हो जाएगा कि वो एकदम से उससे अलग हो जाए और दूसरे से जो एंसेस्टर है उनसे बिल्कुल अलग हो जाए और अपनी ही जाति में वो ब्रीड करें और नया वो बनाए, तभी उसको माना जाएगा जाति का उद्भव। और ऐसा होता है, म्यूटेशन वगैरह हो गया या क्लाइमेट वगैरह की चेंज हो गया, फिर वो कहीं और चले गए, वहां की तरह से सर्वाइव कर गए, तो उनकी एक नई जाति डेवलप हो जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं जातीय उद्भव। विकास और वर्गीकरण। विकास तो आपने जान ही लिया कि कैसे विकास होता है भाई। एक यूनिसेलुलर है, फिर मल्टी सेलुलर हुआ, कई सारे बने, फिर उनमें अचानक से कुछ म्यूटेशन हुआ, उनमें कैपेसिटी आ गई, वो एक ऊतक टाइप का बनाने लगे, हर एक चीज थोड़ा थोड़ा अलग होने लगी, फिर उनमें म्यूटेशन हुआ। तो ऐसे करके तो उस हिसाब से हम वर्गीकरण भी कर देते हैं, है ना, कि भाई ये जो है ये एनिमल्स, ये रेप्टाइल्स हैं, ये एबीज हैं, यानी कि ये सरीसृप हैं, और ये पक्षी वर्ग है, ये मत्स्य वर्ग है। इस तरह से हम फिर उनको जिस तरह से उनके गुण होते हैं उस तरह से उनको वर्गीकरण भी करते चले जाते हैं उनका, है ना। और जिस तरह से वो विकास किया है उन्होंने, और जिस तरह से उनमें गुण जो है जटिल से जटिलतम होते गए हैं, अच्छे होते गए हैं, उस तरह से उन्हें नंबरिंग करते हैं। यानी कि ये पहले आए होंगे, इसके बाद ये हुआ होगा, इसके बाद ये हुआ होगा, ठीक है। उस तरह से उसको विकास के क्रम में रखते चले जाते हैं। अच्छा, अब क्या है समजात अंग। यहाँ पर समजात अंग वो है कि कई बार आप देखते हो कि सदृश्य और समजात दो तरह के अंग होते हैं। सदृश्य वो होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। अब जैसे पंख को ले लो, जो कीड़े मकोड़े उनके पास भी पंख होते हैं, पक्षी है उनके पास भी पंख है, चमगादड़ है उसके पास भी पंख है। लेकिन अब है तो सारे पंख है, तो देखने में पंख ही, लेकिन वो बेसिकली वो पंख सब एक जैसे नहीं है। उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा नहीं है। जो कीड़े हैं वो उनके पंख बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर होता है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल अलग होता है। और पक्षी जो होते हैं उनके बिल्कुल उनके तो जैसे हमारे हाथ होते हैं उस तरीके से उनके हड्डियां वड्डियां होती हैं, उस तरह से वो डेवलप होते हैं। और चमगादड़ का तो बिल्कुल वो तो मैमल ही है, वो तो हमारे ही जैसा है, ठीक है। तो उसका तो बिल्कुल रेडियस अल्लाह और ये सारी जो चीजें हैं, कार्पल्स वगैरह, बटा कार्पल्स, ये सारी होती है, उसके बीच में चमड़ा आ जाता है तो वो पंख जैसा बन जाता है, होता वो उसका हाथ ही है, ठीक। तो ये सारी जैसे कि समजात अंग क्या होते हैं? समजात अंग वो होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, बाकी काम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि चमगादड़ भाई जो मैंने बताया, उसका सारा स्ट्रक्चर बेसिक हमारे हाथ जैसा ही है, यही उसके अंदर ह्यूमरस और रेडियस अल्ना और फिर यहाँ मेटाकार्पस, यही सारी हड्डियां होती हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर उसके जो है मांस हो जाती है, और वो मांस जो है इतनी पतली होती है तो उसके पंखों का काम करती है। लेकिन वो है उसके हाथ जैसे हमारे हाथ, तो हमारे हाथ, चमगादड़ के हाथ, घोड़े के आगे वाले पैर, ये सब क्या है? ये समजात अंग है, क्योंकि ये बेसिकली एक जैसे हैं। लेकिन सदृश्य क्या होते हैं? जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि चमगादड़ का पंख, पक्षी और किसी चिड़िया का पंख है, दोनों पंख ही दिखने में एक जैसे हैं, ठीक, हम एक जैसे हैं, लेकिन उनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो अलग अलग है, ठीक। ये हो गया। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप अभी जो चीजें आपको अवेलेबल है प्रकृति में, वो क्या है? जो फिटेस्ट है उन्होंने सर्वाइव किया, जो सिचुएशन परिस्थितियों के हिसाब से जिन्होंने अपने आप को बदला,
वो ही सरवाइव कर पाए, है ना। इसके पहले क्या है, हमेशा ऐसी अपने को ही देखिए, जब से आप पैदा हुए हैं तब से कितना क्लाइमेट चेंज हुआ है ना। क्लाइमेट चेंज हुआ है तो उस हिसाब से लोगों ने अपना रहन सहन बदला है ना। अब जैसे जापान है, जापान में बहुत भूकंप आता है, वहां का रहन सहन दूसरी तरह का है। और यहाँ हम जहाँ रहते हैं, यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं, यहाँ पर फ्लैट है, मैदान है, यहाँ हर 6 महीने में मौसम, हर 4 महीने में मौसम बदल जाता है लगभग। तो हमारा जीवन दूसरी तरीके का है। अब इसी तरह से आप अमेरिका चले जाइए, वहां पर क्या है, मतलब जो भी पश्चिमी देश है वहां चले जाइए, तो वहां पर क्या है, मतलब हल्का सा ठंडा टाइप का मौसम रहता है। तो वहां का जीवन शैली बिल्कुल अलग है। वहाँ वो लोग हमारे जैसे नहीं है ना, हमारे जैसे उनकी जीवन शैली नहीं है, हमारे जैसा खान पान नहीं है। तो हर कोई, हर जीव जो होता है वो सरवाइव करने के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है। और जो बेहतर तरीके से एडजस्ट कर लेता है वही सरवाइव कर जाता है, ठीक है। तो उत्तम की जीविता, तो जो उत्तम होगा वही जीवित रह पाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जीवाश्म है। जीवाश्म मतलब क्या, कि जैसे पहले जो इसके पहले जो एनिमल आए हैं, जो हमसे पहले जो एनिमल आए हैं, जो अब नहीं है, हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आई है उसके पूर्वज कैसे थे, वो उन्होंने क्या किया। अगर हमें ये सब चीजें जाननी है तो ये जानकारी हमें कहाँ से पता चलेगी, कहीं उनके अवशेष हो, वो जो हमारे पहले की पीढ़ियां थी, एनिमल्स थे, उनके अवशेष हो, और फिर उनके अवशेष से हम ये जानेंगे कि उनमें क्या कमियां थी जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए, है ना। तो इसके लिए जीवाश्म क्या होता है, कि जैसे क्या हुआ कि कभी तूफान, मतलब जैसे कभी भूकंप आ गया या बर्फ गिर गया, हाँ, जैसे ग्लेशियर वेशियर के पास है, तो उसमें कुछ एनिमल जो वहां पर रहते हैं वो उसमें दब गए, ठीक। तो वो वहां पर दब गए तो वो उनकी छाप वहां बन गई। तो हम जब उसको वहां वो चीजें दिखती हैं, यहाँ कोई एनिमल है, उसके हाथ पैर ऐसे थे, उसके चोंच ऐसी थी, उसमें ऐसे दांत थे, तो उससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, वो एनिमल कैसे रहे होंगे जो अब नहीं है। और ये भी जान पाते हैं कि पहले कैसे कैसे और एनिमल रहे होंगे या हैं। तो वो हमें जीवाश्म से पता चलता है। जीवाश्म होते हैं जो उनके अवशेष हैं या जो उनके प्रिंट हैं, ये सारी चीजें जीवाश्म में आती हैं। जीवाश्म ईंधन के भी बारे में जानते हैं, जैसे कोयला है या पेट्रोल वगैरह, ये जीवाश्म ईंधन, ये क्या है, ये धरती में दब गए हैं, फिर दबे 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 करोड़ों साल बाद ये धीरे धीरे जो है बदल गए ईंधन में, है ना। उसी तरीके से विकास, अब मानव विकास कैसे हुआ, मानव का जैसे हम माना जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार कि अब जो अफ्रीका है वहां पर पहले मतलब मानव का उद्भव हुआ, फिर वहां से लोग माइग्रेट कर गए। भाई एक ही जगह पर है, बहुत सारे हैं, धीरे धीरे खाने की कमी हो जाती है या रहन सहन के लिए कंपटीशन हो जाता है, जगह की कमी जाती है, फिर वो धीरे धीरे मूव करते जाते हैं और मूव करते करते वो पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल गए, जैसे जैसे उन्हें लैंड्स का पता चला, है ना। लेकिन उनका जो जन्म है, जो बेसिक स्थान है, वो अफ्रीका माना जा रहा है कि वहां पर सबसे पहले मानव का उद्भव हुआ। और मानव का वैसे इवोल्यूशन में देखा जाए कि मानव कैसे बने हैं, तो ये आप समझ ही सकते हो कि वैसे तो सिंगल सेल से मल्टीपल सेल, ये इस तरीके से हुआ। फिर उसके बाद क्या आया, पहले मत्स्य वाला आया, ठीक है, वर्ग। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स है, सरीसृप जो पानी से बाहर निकल के ऐसे रह सकते हैं। फिर उसके बाद जो है एवीज आ रहे हैं, है ना, जो पक्षी हैं वो आ रहे हैं। फिर मैमल्स आ रहे हैं, यानी कि हम लोग आ रहे हैं। और मैमल्स में भी क्या है, हमारे जो पूर्वज है, जैसे पहले क्या है कि एवीज जो बंदर है, ठीक है, उनसे हमारा वो हमारे एंसेस्टर है ना। कि हमारी कुछ हरकतें बंदर जैसी तो है भी, हम किसी की चोटी किसी आवाज जाते हैं, किसी की घंटी की बेल बजा के भाग जाते हैं, तो वो सब हमारे लक्षण कहाँ से आए, वो पिछले जन्म में कुछ बाकी रह गए हैं, ठीक है। तो हमारा जो वो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि आप जो है किसी की चोटी खींच लेते हैं, किसी की डोरबेल बजाते हैं, इसलिए आप जो है मंकीज के एंसेस्टर है, नहीं। इसलिए क्योंकि जो एनिमल में जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है वो मंकीज के आगे, जैसे चिंपैंजी या गोरिल्ला जो है, वो बिल्कुल लगभग मानव जैसे हैं, होमोसेपियंस। हमारी प्रजाति को होमोसेपियंस कहा जाता है, वो लगभग होमोसेपियंस जैसे हैं। और हम अपने आप को सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम क्यों मानते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये थोड़ा ज्यादा, और हमारे अंदर तार्किक क्षमता ज्यादा है, और हम थोड़ा बोल सकते हैं, और बाकी एनिमल इतना अच्छे से बोल नहीं सकते, अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और ऑफकोर्स हम अपने चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, तार्किक क्षमता हमारे अंदर है। तो ये सारी चीजें हमें जो है सबसे ज्यादा डेवलप्ड कैटेगरी में रखती है, सबसे ज्यादा स्मार्ट कैटेगरी में रखती है। तो इस तरह से मानव का विकास हुआ है, बंदरों से और चिंपैंजी से, गोरिल्ला से, उसके बाद हमारी होमोसेपियंस की प्रजाति आती है। इस तरह से हमने आज जैव विकास का पूरा चैप्टर पढ़ा कि क्या वैरायटी होती है और क्या आनुवंशिकता होती है, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आगे बढ़ती हैं, और कैसे एक नई जाति का उद्भव होता है, क्या कारण हो सकता है, और कैसे ये आगे से आगे विकास होता जाता है। ओके स्टूडेंट्स।